हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अभी करने जा रहे हैं इकोसिस्टम में से जो सवाल बार बार पूछा जाता है, जैसे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, इन सब से ये सब टॉपिक से बहुत सवाल आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल सिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ये सब टॉपिक को डिस्कस कर लें, स्पीड में देख लो। ठीक है, और सवाल यहीं से आएगा। ठीक है बाबू, एक्स्ट्रा चीज नहीं पाएंगे, बढ़िया से देख लो। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जो इकोलॉजी का पहला चैप्टर है डाल दिए थे, वो भी जाके देख लो अगर नहीं दी हो तो स्पीड में। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे, अभी देख रहे हैं इकोसिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है ये, इको सिस्टम। तो क्या है इकोसिस्टम का डेफिनेशन हटाओ। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल इट्स इन्वायरमेंटल फैक्टर। जब किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। ये लाइन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था बाबू, A.G. ट्रांसलेन है। ठीक है, जबकि फादर ऑफ इकोलॉजी क्या था, नेस्टेकल। इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सबको पता है, इकोसिस्टम जो मिट्टी में पाया जाएगा, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम जो पानी में पाएगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, अकर्स ओवर लैंड, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो वाटर में होगा, जैसे कि पॉन्ड में, तालाब इकोसिस्टम, झील इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, स्टेशन, ठीक है, सॉल्ट वाटर सिस्टम। फिर लिखे हैं ह्यूमन इकोसिस्टम और टू टाइप्स। ठीक है, इंसान के हिसाब से ह्यूमन के रेस्पेक्ट में दो टाइप्स है। एक तो नेचुरल, ऐसे इकोसिस्टम जिसको नेचर ने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया है, डेवलप विदाउट ह्यूमन सपोर्ट, जैसे कि जंगल, ठीक है, विदाउट ह्यूमन सपोर्ट बना है, समुंदर विदाउट इकोसिस्टम बना है, ETC। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे बाबू, मैन मेड। तो मैन मेड या आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन, जैसे कि क्रॉप फील्ड, फसल गार्डन, जैसे कि एक्वारियम। यहाँ से तुमको गलत करवाने का कोशिश करेगा वो एक्वारियम में। ठीक है, हाँ, ये वाला ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो बाबू, ये वाला टेबल को। ठीक है, हम इसको पेज को देते हैं प्लट, तुम भी प्लट के देखना। ठीक है ना, एक ही पेज में ही पढ़ना है आपको। चलो, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बायोटिक और एक एबायोटिक है कि नहीं। तो बायोटिक इकोसिस्टम में कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, और एबायोटिक में कौन रहेगा वो, नॉन लिविंग रहेगा, है कि नहीं। तो बायोटिक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक। ठीक है, उसके अलावा कौन है, इसको खाने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। और खाने के बाद सराहने कराने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर में हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट में तीन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, एबायोटिक में आपको क्या क्या आ जाएगा वो, क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु, ठीक है, इडेफिक फैक्टर, मिट्टी का फैक्टर, टोपोग्राफिक, मिट्टी की बनावट। तो प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर के अंदर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करता है, सबको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। और यहीं से एक बात और समझो, जो प्रोड्यूस करता है, जो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बनाता है, उसको ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट बोलते हैं, है कि नहीं। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, या फिर प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस ग्रीन प्लांट को जो खाएगा उसको हम लोग कंज्यूमर बोले थे, हो नहीं, क्योंकि ये दूसरे का बनाया हुआ खाना खाता है, तो इसलिए कंज्यूमर हमेशा क्या होता है आपका, हेटरोट्रॉप्स होता है। क्या बाबू, हेटरोट्रॉप्स होता है। जबकि प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है आपका, ऑटोट्रॉप्स होता है। क्यों, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाता है। प्रोड्यूसर हमेशा क्या होगा बाबू आपका, ऑटोट्रॉप्स, देखो ऑल ग्रीन प्लांट्स। जबकि कंज्यूमर आपका क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स। और तीसरा जो है इसके कंपोनेंट में, डिकम्पोजिशन। अब मान लो ये कोई देखो प्लांट है, यहाँ पर कोई गाछ है, ठीक है, इस गाछ को आपका खा लिया कोई बकरी आके, ठीक है, तो प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर होता है, जो ग्रीन प्लांट होता है, हमेशा T1 होता है। अब इस गाछ को कौन खा लिया बाबू, कोई बकरी आ गई, तो बकरी क्या हो गया, कंज्यूमर। और इसका ट्रॉपिक लेवल बताओ, T2 है कि नहीं, ट्रॉपिक लेवल 2। अब मान लो ये बकरी मर गया तो सरेगा गलेगा कि नहीं की, तो उसके बाद मरने के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा चेन स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। और सराहने गलाने को डिकम्पोजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स के अंदर आता है, सेप्रोफाइट्स के अंदर आता है। अब आओ कंज्यूमर की अगर हम बात करें,
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहली बार जो खाया, तो प्राइमरी कंज्यूमर मान लो कोई कौन है, ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट को कौन खाया, ग्रास हॉपर, है कि नहीं। तो शॉर्ट में बोलेंगे अगर इसको तो पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस ग्रास हॉपर को जिसने खाया, मान लो फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग क्या हो गया आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस फ्रॉग को कौन खा गया, स्नेक क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर। और स्नेक को कौन खा गया, ईगल क्या हो गया आपका, टॉप कंज्यूमर, है कि नहीं। तो देखो कंज्यूमर, देखो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। तो देखो T1 हमेशा ग्रीन प्लांट्स होता है और प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर के अंदर ही होता है, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो T2, T3, T4, T5 क्या आ जाएगा, T5, T2, T3, T4 और T5। ध्यान से देखो एक बार यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉफिक लेवल आपसे बार बार पूछता है और ज़्यादातर ग्राफ हॉपर वाला ही पूछता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लांट को कौन खाया, ग्रास हॉपर को कौन खाया, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक को कौन खाया, ईगल। आपको बहुत बढ़िया से कराया है। और ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर जो है आपका T2 के अंदर आता है, जबकि सेकेंडरी कंज्यूमर T3 के अंदर आता है, जबकि टर्सरी कंज्यूमर T4 के अंदर आता है, याद रखना, ठीक है। और टॉप कंज्यूमर T5 नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ कंज्यूमर, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो मान लो सबसे पहले किसने किसको मार कर काट कर खाया। देखो यहाँ तो ग्रास ऊपर मांस मछली खाना कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो फ्रॉग ने किसको मार के खाया, ग्रास हॉपर को। इसलिए फ्रॉग क्या हो गया, प्राइमरी कार्निवोर। कार्नी का मतलब होता है मार काट कर खाना, ठीक है। अब इस फ्रॉग को किसने मार काट खाया, स्नेक। तो स्नेक क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर। और स्नेक को लास्ट में कौन खाया, ईगल। तो ईगल क्या हो गया आपका, टॉप कार्निवोर, ठीक है। आओ तो ये जो आप पेज है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को ध्यान से देखो, बहुत कम आने वाला है। ओके, स्पीड में देना यूट्यूब में 2 का स्पीड बढ़ा देना, क्योंकि टाइम नहीं है, आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक। एबायोटिक फैक्टर में है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक मतलब क्या, जलवायु फैक्टर, जैसे कि वाटर हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, विंड हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। इरेफिक फैक्टर होता है सोइल का कंपोजिशन, ठीक है, मिट्टी की बनावट, फिजिकल, केमिकल और प्रॉपर्टी ऑफ सोइल देख लेंगे। ट्रोपोग्राफिक में हम लोग देखते हैं फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ, स्लोप, वैली, माउंटेन, ईटीसी। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये वाला लाइन को यहाँ पर देख लेना बढ़िया से, ठीक। आओ अब तेजी से हम लोग इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का क्या काम है, वो इकोसिस्टम का फंक्शन देखो। स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन पूछता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट, जैसे कि देखो ये सबसे बड़ा प्लांट है, इसके नीचे छोटा सा प्लांट है, इसके नीचे और छोटा सा प्लांट है, इसके नीचे और छोटा सा प्लांट, ठीक है। वर्टिकल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये क्या है, टॉप लेयर का प्लांट है, ये क्या है आपका सेकंड लेयर का प्लांट है, श्रब्स, झाड़ी। और ये क्या है आपका बॉटम लेवल का प्लांट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ इको सिस्टम को याद रखना, P10 हम लोग कैसे याद करते हैं, P10 याद कराए थे। P फॉर प्रोडक्टिविटी, D फॉर डिकम्पोजिशन, E फॉर एनर्जी फ्लो और N फॉर न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो इको सिस्टम को ये फंक्शन है, प्रोडक्टिविटी कराएगा, डिकम्पोजिशन कराएगा, एनर्जी फ्लो कराएगा और न्यूट्रिएंट साइकिल कराएगा, ठीक है बच्चे। आओ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, मतलब जो हमको प्लांट बना के देता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी का बहुत भी है, देखो प्रोडक्टिविटी क्या, सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है, और प्रोड्यूसर कौन होगा आपको, प्लांट होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब दूसरा बार बना के देता है, कौन आपको, ये कंज्यूमर काम करता है, जैसे कि एनिमल। मान लो देखो कोई प्लांट है, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कुछ भी बनाता है, फल फ्रूट्स साग सब्जी जो भी है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर कौन आएगा आपका, प्रोड्यूसर, उत्पादक। और इसका बेस क्या मतलब, प्लांट। अब मान लो इस प्लांट को खा लिया कोई बकरी, ठीक है। अब ये जो बकरी है आपका क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन होता है, हमेशा आपका कंज्यूमर होता है। और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स है। अब सुनो, ये जो आपका प्लांट बनाता है, जो कुछ भी बनाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो हमारे पास 2 टाइप्स का, एक ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आएगा, जैसे कि प्लांट जो कुछ भी बनाता है, सब कुछ, ठीक है, टोटल जो बनाता है डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बाय प्लांट, देखो जो कुछ भी बनाता है, एवरीथिंग। अब मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट है तो क्या है बच्चे, इसके अंदर सेल है कि नहीं है, लिविंग है ना, सेल है तो जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए।
तो जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम ये जो कुछ बनाएगा कुछ तो अपने ऊपर भी तो खर्चा करेगा। खर्चा करने के बाद जो कुछ बचा, मतलब जितना हमने बनाया उसके बाद हमने अपने ऊपर जो खर्चा किया उसको काट के जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, एनपीपी। ठीक है, तो क्या लिखें, नेट गेन ऑफ बायोमास आफ्टर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो तुमसे अगर कोई नेट एनपीपी पूछे, ये फॉर्मूला रट लो, एनपीपी बराबर, तो अब जो मेरे पास नेट बचा है तो टोटल हमने जो बनाया और उसके बाद हमने जो खर्चा किया वही बनेगा ना, तो उसमें माइनस कर देंगे। तो जीपीपी माइनस आरएल, आरएल का मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉस या रेस्पिरेशन लॉस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूछता है। जीपीपी एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आरएल, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस आरएल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा प्रोड्यूसर होता है, प्लांट होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमेशा कंज्यूमर होता है, एनिमल्स। प्राइमरी प्रोडक्ट दो टाइप्स, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट और होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। आपका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट होता है बाबू डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन बाय प्लांट, जबकि एनपीपी होता है नेट गेन ऑफ बायोमास फॉर्मेट आफ्टर रेस्पिरेशन। तो ये फॉर्मूला देख लो, एनपीपी पर जीपीपी माइनस आरएल, बहुत बढ़िया से कराया है। या जीपीपी बराबर अगर कर दें तो इसको एनपीपी प्लस आरएल कर दोगे उस पर, है कि नहीं है। आओ अब यहाँ पर क्या लिखे देखो, द नेट अमाउंट द एनुअल एनपीपी इज 170 बिलियन टन्स, आउट ऑफ 55 बिलियन टन्स इज ओशंस एंड 115 बिलियन टन इज टेरेस्ट्रियल, मतलब मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्ट इकोसिस्टम इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स। इधर रख लो, स्टार्ट देके जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है रख लो, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए रखा हुआ है बना के। सबसे ज़्यादा अगर कोई इकोसिस्टम हमको बना के देता है जब से ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो कौन है वो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपको दिखाएगी यहाँ पर देखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कंज्यूमर होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, है कि नहीं, कंज्यूमर। तो प्रोडक्टिविटी तो हम लोगों ने देख लिया। और दूसरा फंक्शन, अभी हम लोग फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में क्या देखे थे, पी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग अभी क्या देखे थे, पी डेन, क्या देखे थे, पी डेन। पी फॉर प्रोडक्टिविटी, डी फॉर डिकम्पोजिशन, ई फॉर एनर्जी फ्लो, एन फॉर न्यूट्रिशन। तो प्रोडक्टिविटी हम लोग देख लेंगे क्या, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो बार, एक होता है एनपीपी, एक होता है क्या होता है आपका जीपीपी। एनपीपी क्या होता है, नेट प्रोडक्ट बाय कंज्यूमर, किसका, कंज्यूमर्स। और जीपीपी क्या होता है, तो जीपीपी बराबर क्या होता है, एनपीपी प्लस आरएल या एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आरएल। तो इतना कुछ देखने के बाद अब हम लोग देख लेंगे डिकम्पोजिशन, मतलब क्या, सराहना कराना, क्योंकि ये इकोसिस्टम का फंक्शन है। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इट इज कॉलेज डिकम्पोजिशन। तो कहता है डेटिटस रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने गलने के लिए रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए हमारे पास, तो फ्रेश पोलन पार्ट्स होना चाहिए, जैसे कि पत्ता, छाल, फूल, डेड ऑर्गेनिक मैटर इट। डिकम्पोजिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, हम आप लोग को पढ़ाए थे, है कि नहीं। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, और नीचे आपका क्या होगा बच्चे, मिनरलाइजेशन। देखो तो और यहाँ पर देखते हैं एक लाइन में। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तुमको डायरेक्ट पूछेगा इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस हाउ मेनी स्टेप्स आर इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस, तो 5। सबसे पहले तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कोई पत्ता गिर गया मिट्टी में तो उसको तो ब्रेक डाउन करेंगे किसके द्वारा, अर्थ वॉर्म के द्वारा। तो फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन, ठीक है, इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कौन करेगा, अर्थवॉर्म। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिपोजिट इनसाइड सॉइल, जैसे कि शुगर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। कैटाबॉलिज्म, अब मान लो कोई पत्ता फ्रेश फॉलन पार्ट्स मिट्टी में गिर गया, उसको काटने का काम कौन करता है, काटने के बाद वो कुछ उसका जो सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स था वो मिट्टी में मिल गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीचिंग। अब यहाँ फिर क्या होगा, आपका जो आपका टुकड़ा टुकड़ा पत्ता का बना था उस पर फिर से बैक्टीरिया काम करेगा, तोड़ने फोड़ने का काम करेगा। दिस प्रोसेस इज डन बाय द बैक्टीरिया एंड फंगाई, दे सीक्रेट देयर डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर डेटिटस एंड रिलीज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट। उसके बाद क्या करेंगे, ह्यूमिफिकेशन, एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर ह्यूमस विच ह्यूमस बाय द न्यूट्रिएंट। मिनरलाइजेशन में क्या होता है बच्चे, मिनरलाइजेशन करेंगे, माइक्रोब डिग्रेड ह्यूमस एंड रिलीज इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ह्यूमस इज रिजर्वायर, ये लाइन ध्यान से देखो अब, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ह्यूमस इज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रेंट एंड इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड एक्सट्रीमली स्लो रेट। ये लाइन आपको एनसीईआरटी में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा। ह्यूमस मिट्टी जो है न्यूट्रेंट का रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्व मटेरियल है उसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है किसी बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। उसके अलावा अंडरगो डिकम्पोजिशन एक्सट्रीमली स्लो रेट, और ये बहुत स्लो रेट से क्या होगा, डिग्रेड करेगा,
मतलब टूटेगा फूटेगा। डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, है कि नहीं है। डिकम्पोजिशन होने के लिए कोई प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर करता है, डेटिटस नेचर, मतलब कि कौन चीज़ को हम लोग तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, और मौसम कैसा है। लिग्निन एंड कैटीन, ठीक है, सो स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जबकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन एंड शुगर सो हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब नाइट्रोजन और शुगर अगर कम सब्सटेंस है तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से सर निकलने का काम स्टार्ट हो जाएगा, जबकि लिग्निन और कैटीन अगर है तो सर निकलने का काम बहुत स्लो होगा। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन, ये डिसाइड करेगा टेम्परेचर कितना है और हवा में नमी कितना, ये दोनों डिसाइड करेगा कि डिकम्पोजिशन कितना फास्ट होना है, कितना फास्ट स्लो होना है। ये लाइन भी फिर से इंपॉर्टेंट है। वार्म, ठीक है, एंड ह्यूमिड फेवर डिकम्पोजिशन इन, है ठीक है, इन टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट, क्वालिफाई से पढ़ने दो। वार्म एंड ह्यूमिड फेवर डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन व्हेन, वाइल है ये, ठीक है, ध्यान से देखो, मौसम अगर गर्म हो और हवा में नमी हो तो डिकम्पोजिशन तेज़ी से बढ़ता है, जबकि लो टेम्परेचर एंड एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब क्या, बिना ऑक्सीजन के, इनहिबिट डिकम्पोजिशन होने नहीं देगा, ठीक है। टेम्परेचर कम हो, बहुत ठंडा का मौसम हो और हवा में ऑक्सीजन ना हो तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और पीडीएन में हम लोग प्रोडक्ट भी पढ़ लिए, डिकम्पोजिशन भी देख लिया, आप क्या देख लेंगे, एनर्जी फ्लो, ध्यान से देखो, एनर्जी फ्लो। Energy flow is a sequential process of the movement of energy in an ecosystem through series of organisms. Sun is the only source of energy for all ecosystem, ठीक है, एक्सेप्ट सी। तो और ये लाइन देखो, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन 100% आता है, बोले तो 50% से ज़्यादा क्या हो जाएगा वापस, ठीक है। अब क्या लिखे हैं, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ठीक है, मोर देन 50%, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय गैस वाटर वेपर्स रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स डस्ट पार्टिकल्स। अब देखो 100 अगर % एनर्जी आ रहा था धरती पे, अर्थ पे, तो 50% से ज़्यादा तो वापस से हो गया, वो किसके थ्रू हो गया, देखो कैसे हो, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ किसी को गैस से एब्जॉर्ब कर लिया, कोई वाटर वेपर के थ्रू क्या हो गया, भाप बन गया, है कि नहीं, कोई क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल से टकरा के फिर से हो गया सूरज की तरफ वापस। तो लेस देन 50% कहाँ पर गिर रहा है, धरती पर, तो क्या लिखें, जो धरती पर गिर रहा है उसको क्या बोले, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना है, लेस देन 50%, आ रहा था तो 100, 50% क्या हो गया, वापस हो गया, किसी चीज़ से टकरा के रिफ्लेक्ट कर गया, जबकि लेस देन 50% कहाँ धरती पर आ रहा है। अब धरती पर जब ये 50% आ रहा है तो इसमें से एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, देखो तो 45 से 49%, मतलब कि सिर्फ कितना परसेंट काम क्या आ रहा है, 1%, देखो एनर्जी लॉस। कैप्चर्ड इन प्लांट्स, कैप्चर्ड इन प्लांट्स जीपीपी, इसी देखो, अब देखो 1% जो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया प्लांट, क्योंकि 49% तो लॉस हो गया धरती पे गिरते गिरते, 50% वापस हो गया तो 50% लॉस हो गया। अब ये 45 से 49% लॉस होने के बाद 1% जो 5 से 1% जो हमारे पास बचा, इसको प्लांट क्या करेगा, कैप्चर, और कैप्चर करेगा सनलाइट का, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट, है कि नहीं बच्चे, क्या बोलेंगे इसको, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट। अब देखो तुमको पता है कि प्लांट जो भी डायरेक्ट बनाता है अपने पीछे भी कुछ खर्चा करता है, खर्चा करने का मतलब क्या, रेस्पिरेटरी लॉस, उसके बाद जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है बाबू, एनपीपी मिलता है, देखो एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। अब तो 1% में जो आपका प्लांट जीपीपी बनाया था, ठीक है, 1% में जो प्लांट आपका जीपीपी बनाया था, ठीक है, जीपीपी बनाया था, उसमें से अपने पीछे जो रेस्पिरेटरी लॉस के पास जो हमको बना के दिया, तो पूरे सनलाइट का 0.8 से 4% का ही इस्तेमाल किया उसने, हमको जो दिया बना करके, मतलब हम उससे प्लांट से जो लिए, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एनपीपी। और फूड चेन को ध्यान से देखना, सवाल आता है वो सब्जेक्टिव का। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन ए सीक्वेंस पैटर्न, ठीक है, बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को एक पैटर्न पर अरेंज करते हैं, इन विच ऑर्गेनिज्म वन ट्रॉफिक लेवल इज इट द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल एंड इटेन बाय नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, विभिन्न ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना पड़ता है उसके ट्रॉफिक लेवल के हिसाब पर, इस जिसमें से क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल को क्या कर लेता है, खा लेता है, और दूसरा ट्रॉफिक लेवल सब उसको भी खा लेता है। जैसे कि ग्रास, ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नैक, तो ग्रास क्या है T1, ग्रास ऑपर क्या है T2, फ्रॉग क्या है T3, स्नैक क्या है T4। टाइप्स ऑफ फूड चेन, इंपॉर्टेंट है ग्रेजिंग फूड चेन,
या इसी को क्या बोलते हैं प्रेडिक्टिव फूड चेन। कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन आता है, प्रोड्यूसर आ जाएगा, कंज्यूमर आ जाएगा और डिकम्पोजर आ जाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सन। जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन इज इंटेस्टियल फूड चेन, याद रखो ये तो पूछता है। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है मिट्टी में क्या क्या किस कौन कौन मिलकर बनाता है, देखो ग्रास, सबसे पहले कौन आएगा बच्चा सब, ग्रास, घास है ना, प्लांट है ना, तो क्या हो जाएगा T1, इस ग्रास को कौन खाया, ग्रास ऊपर, T2, इस ग्रास ऊपर को कौन खाया, फ्रॉग, T3, इस ग्रास फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक, T4, स्नेक को कौन खाया, ईगल, T5। अब GFC इन वाटर इन एक्वाटिक फूड चेन, मतलब पानी के अंदर ग्रेजिंग फूड चेन कैसे चलता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे पौधे, सूक्ष्म पौधे इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में है। ग्रेजिंग फूड चेन को हम पानी में देख रहे हैं, तो छोटे छोटे पौधों को, सूक्ष्म पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, क्या बन जाएगा, T1 बना देगा। अब इस छोटे छोटे पौधों को कौन खाएगा, सूक्ष्म जीव खाएगा, देखो इसी को हम लोग सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं माइक्रो एनिमल्स, तो ये क्या हो जाएगा T2। इस छोटे एनिमल्स को कौन खाएगा, छोटी मछली, तो क्या हो जाएगा छोटे क्या T3, और इस छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली, तो क्या हो जाएगा आपका T4 हो जाएगा। नहीं समझ आएगा बाबू, नहीं समझ में आया, T4। हाँ, अब हम लोग देखो ग्रेजिंग फूड चेन्स को हमने दो जगह देखा, एक तो आपका कहाँ पर देखे बाबू, ग्रेजिंग टेरेस्ट्रियल में, और दूसरा कहाँ पर देखा हमने, एक्वाटिक फूड चेन में, ठीक है, तो देख लो एक बार। हाँ, आगे अब हम लोग देखें बाबू डेटिटस फूड चेन, क्या देखते हैं, डेटिटस फूड चेन मतलब क्या, सराहने गलाने वाला फूड चेन। आओ स्टार्ट विद द डेटिटस या फिर डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर। डेटिटस फूड चेन में सबसे पहले कौन, मान लो कोई मर गया उसको फेंक देंगे और तो हम काम करेगा, ठीक है, गौरैया, और तो हमको कौन खाएगा, गौरैया, गौरैया कौन खाएगा, फॉल कौन कर जाएगा, ठीक, इसको बोलते हैं डेटिटस फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन, इस पर तो जिसी को इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल फूड चेन इंपॉर्टेंट है, उसी को देखना ध्यान से। या ऑक्सिलरी फूड चेन, तो साइट ऑफ ऑर्गेनिज्म रेड्यूस एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, सबसे पहले एक ट्री है, ट्री क्या हो गया, ट्रॉपिक लेवल 1, उस ट्री पर क्या है, बहुत सारा चिड़िया बैठा हुआ है, ट्रॉपिक लेवल 2, और उस चिड़िया के अंदर बहुत सारा जूई घुसा हुआ है, तो क्या है, ट्रॉपिक लेवल 3, जाहिर सी बात है। हाँ, फूड वेब को इस बार इंपॉर्टेंट किए हैं, और फूड वेब से हर साल सवाल आता है, ठीक है। फूड वेब क्या है, द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्ट फूड चेन एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी में बहुत सारा जब ट्रॉफिक लेवल आपस में इंटरकनेक्ट होता है, कोई सीक्वेंस या कोई पैटर्न में नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो फूड वेब। तो क्या है, फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। आपको पता है फूड चेन और फूड वेब में ज़्यादा मजबूत कौन है, फूड वेब है, क्योंकि फूड वेब में ज़्यादा ऑप्शन है ना, देखो फूड वेब, तो लिखिए फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। फूड वेब ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ द प्रेफरेंस, कहता है कि फूड चेन भी तो था लेकिन फूड वेब हमने क्यों इस्तेमाल किया, तो फूड वेब में हमारे पास क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, मान लो मेंढक नहीं खाएंगे तो क्या खा लेंगे हम लोग, ठीक है, कॉकरोच खा लेंगे। फॉर पार्टिकुलर फूड अनएबिलिटी ऑफ द फूड चेन, अब मान लो हम हमेशा मेंढक ही खाते हैं, मेंढक खाते खाते थक गए, कभी मेंढक नहीं है तो हम मर जाएंगे, तो अगर मेंढक को छोड़ के अगर कॉकरोच खाते तो हमारा टेस्ट भी बदला, दूसरी बात हमारे पास मेंढक के अलावा और एक ऑप्शन मिल गया ना, तो कहता है वाई फूड वेब्स ऑपरेट्स, तो बिकॉज ऑफ द टेस्ट प्रेफरेंस फॉर पार्टिकुलर फूड एंड अनएबिलिटी ऑफ द फूड। देखो यहाँ पे कोई प्लांट है, प्लांट को कौन खाया, इंसेक्ट, अब इंसेक्ट को कौन खाया, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाया, इसी इंसेक्ट को कौन खाया, माइस, तो इस दोनों को कौन खा लेगा, स्नेक, तो स्नेक के पास दो ऑप्शन हो गया, फ्रॉग भी खा सकता है और माइस भी खा सकता है। अब घास है, घास को कौन खाया, हिरन, ठीक है, और इधर कौन खाया, जेबरा। अब ऊपर कौन है, लाइन, लाइन को कौन, लाइन किसको किसको खा सकता है, डियर को भी खा सकता है और जेबरा को भी। मान लो कभी डियर नहीं है तो क्या खा लेगा, जेबरा, मान लो कभी जेबरा नहीं तो क्या खा लेगा, हिरन को खा लेगा, कभी खा लेगा किसको, वल्चर को। हाँ, 10% एनर्जी लॉग हम लोग VBI किए इस बार, और आपको भी VBI करके जाना है, देखो उतार लेना जो देख रहे हो, अगर 10% एनर्जी लॉ फ्लो है लिंडमैन, पहले तो एक नंबर का यही पूछेगा कि 10% एनर्जी फ्लो लॉ आपको जो थ्योरी दिया था किसने दिया था, ठीक है, 10% एनर्जी फ्लो लॉ कौन दिया था बाबू, आपका लिंडमैन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू लिंडमैन ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये आपका T4 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग ट्रॉपिक लेवल को पार करेंगे, मान लो ये T1 क्या है, प्लांट है, प्लांट में अगर आपका 100% एनर्जी बन रहा है तो इस T2 को कितना मिलेगा, सिर्फ 10%, कितना मिलेगा जी, 10%। इस T3 को कितना मिला, 10% का 90% लॉस हो जाएगा, एक तो 10% ही आया तो 0.1%। T4 को कितना मिला, 0.041%। तो ऐसे ही है, तो क्या लिखें, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो बाय लिंडेमैन, कब दिया था, 1942 में। अकॉर्डिंग टू लिंडेमैन ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू another ट्रॉपिक लेवल, while 90% एनर्जी इज कंज्यूम इन इंजेक्शन, रेस्पिरेटरी लॉस एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। मतलब अगर हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो मेरे अंदर जितना भी एनर्जी बना, अगर हम मर जाते हैं तो हमको कोई खा लेता है,
तो हम में से जो हमको खाएगा उसमें सिर्फ 10% एनर्जी जाएगा। कैसे? बाकी 90% कहाँ चला गया? तो 90% हम जो अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा है ना जी, उसके अलावा हमारा बॉडी मेंटेन करके रखा है कि नहीं कर रखा है? ठीक है, 90% डायरेक्ट बोल दो रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, ये वाला डायग्राम से बहुत बढ़िया से आप लोग को पढ़ाया भी थे। और देखना, ये सन है, ठीक है, ये सन से क्या क्या आ रहा है? सनलाइट आ रहा है, और ये सनलाइट सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब कर रहा है बाबू? प्लांट। देखो प्रोड्यूसर कौन होता है हमेशा? प्लांट। तो सुनो, अभी हम बोले थे आपको पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, हम बोले थे कि सन से अगर 100% आएगा तो 50% से ज़्यादा क्या आता है? वापस, और 50% से कम कहाँ आता है? धरती पे। और इस 50% का कितना प्लांट एब्जॉर्ब करता है? सिर्फ 1%। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था नहीं कर रहा था? बोले थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रेडिएशन। अब मान लो इक्काई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख किलो जूल एनर्जी अगर आपका निकल रहा है सन से, तो इसका 1% ही आपका प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो 1 लाख का 1% यहाँ पर कितना बाबू? 100 किलो कैलोरी किसको मिला? प्रोड्यूसर को, प्लांट को, क्योंकि प्लांट तो 1 ही % लेता है ना डायरेक्शन से, तो 1 ही% हमको मिला, तो क्या हो गया? 1000 किलो कैलोरी। अब देखो, प्रोड्यूसर क्या हो गया आपका? T1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका? हर्बीवोर T2। हाँ, अभी हम बोले लिनमैन के हिसाब से, तो T1 से T2 में जब हम जाते हैं तो कितना % एनर्जी होगा? सिर्फ 10% एनर्जी होगा। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा बाबू? 100। अब सुनो, ये क्या है? प्रोड्यूसर, इसको प्रोड्यूसर से कहाँ चला गया? हर्बीवोर में कितना मिला? 100 किलो कैलोरी, 1000 का 100 होगा। अब इसको कौन खाएगा? कोई कार्निवोर आके खा लेगा, तो T2 से कहाँ जाएगा? T3। तो 10% निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? फिर से 10 किलो कैलोरी। अब इस हर्बीवोर को कोई और आके खा लिया, मान लो कोई टाइगर खा लिया, तो इसको कितना मिला? 0.1 किलो कैलोरी। देखो ध्यान से हम बना के दिए, 1 लाख का आपका 1% 1000 आ गया, ये हो गया T1, ये क्या हो गया? T2। T1 से T2 कितना हो जाएगा? 10% 100। T2 से T3 कितना हो जाएगा? 10% 10। अब यहाँ पर लास्ट जो है आपका टॉप कार्निवोर है, इसको कितना मिल जाएगा? 0.1। अच्छा 1, ठीक है 1 है सिर्फ। नोट, समझना कुछ बात है। रेस्पिरेटरी लॉस इंक्रीज ग्रेजुअली एट क्या है? सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे हम लोग मान लो T1 से T2 की तरफ जाएंगे, तो T2 जैसे ही हम लोग हमारा ट्रॉपिक लेवल चेंज होगा तो रेस्पिरेटरी लॉस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, वो नेट गेन कम होने वाला है। तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे आगे, तो नोट, रेस्पिरेटरी लॉस इंक्रीज ग्रेजुअली एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। स्टेनिंग स्टेट और स्टेनिंग क्रॉप, बहुत बार आपका डेफिनेशन पूछता है डायरेक्ट स्टेट। तो देखो, किसी इनऑर्गेनिक मैटर, देखो अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया। किसी इकोसिस्टम में अगर पर यूनिट एरिया टोटल इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है, देखो अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक मैटर, ध्यान से देखो, अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, प्रेजेंट इन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया। किसी इकोसिस्टम के पर यूनिट एरिया में टोटल जो आपका इनऑर्गेनिक मैटर रहता है उसी को बोलते हैं स्टेनिंग स्टेट। जबकि स्टेनिंग क्रॉप क्या है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट रहता है, ध्यान से देखो, देखो स्टेनिंग स्टेट कहाँ पे? अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में, ठीक है, आपका जितना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता है किसी इकोसिस्टम के, ध्यान से समझ, यहाँ पर बच्चा गलत करता है, डेफिनेशन लिख के आना रहे इसको बच्चा सब, स्टेनिंग स्टेट क्रॉप का। किसी इकोसिस्टम के पर यूनिट एरिया में जितना इनऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसको स्टेनिंग स्टेट बोलेंगे। जबकि किसी इकोसिस्टम के पर यूनिट एरिया में जितना कहाँ आपका ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, मतलब ध्यान से बात, अगर इनऑर्गेनिक मैटर है तो स्टैंडिंग स्टेट, अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, मान लो ये इकोसिस्टम है, इसके पर यूनिट एरिया में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको क्रॉप बोल देंगे। और मान लो ये इकोसिस्टम, इसके पर यूनिट एरिया में जितना इनऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग स्टेट बोल देंगे। जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ाना था इसको बहुत ज़्यादा, इकोलॉजिकल पिरामिड, आपका यहाँ से सवाल आना ही है, इसको ध्यान से देख लो बाबू, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, ठीक है, 35 मिनट का ये मैक्सिमम बनेगा, और आप जब स्पीड में देखो 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। जब फूड चेन को हम लोग ग्राफ में, जैसे कि किसी फूड चेन को ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल को, है कि नहीं है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इन दिस प्रोड्यूसर एट द बेस, मतलब क्या? सही बात है, जो उत्पादक होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। टॉप कार्निवोर एट द एपेक्स एंड इंटरमीडिएट आर लाई बिटवीन देम। तो ये हो गया क्या आपका इंटरमीडिएट, और टॉप कार्निवोर सबसे क्या होगा आपका ऊपर होगा।
तो सबसे नीचे क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होगा T1, उसके बाद क्या होगा T2, इसके बाद क्या होगा T3 और क्या हो जाएगा T4, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टॉप कार्निवोर। तो ध्यान से देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स पिरामिड ऑफ नंबर आपको पता ही है, पिरामिड ऑफ नंबर जहाँ पर हम नंबर की बात करेंगे। आओ सबसे पहले पिरामिड नंबर की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में लिखें इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पोन इकोसिस्टम, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। आओ तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अपराइट पिरामिड ऑफ इको नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये वाला ग्राफ को देखो, सुनो। सबसे पहले क्या है, बेस है। तो बेस में कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको खाने वाला क्या हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद इसको खाने वाला कौन हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे ऊपर कौन रहेगा टॉप कंज्यूमर या फिर कार्निवोर रहेगा, है कि नहीं, एपेक्स बोलते हैं। अरे प्रोड्यूसर को जो सबसे पहले खाएगा प्राइमरी खाने का, प्रोड्यूसर को जो खाएगा घास को खाएगा क्या हो जाएगा कंज्यूमर। तो सबसे पहले जिसने घास को खाया वो क्या हो गया, मान लो ग्रास ओवर खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब ग्रास ओवर को कौन खाया होगा, फ्रॉग, तो फ्रॉग क्या हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को कौन खा लिया, सांप, तो क्या हो जाएगा टॉप कंज्यूमर। तो देखो पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर पर हम बात करते हैं। तो देखो, तो हमको ये बताओ नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है जी, घट रहा है ना। घास की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मेंढक की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस मेंढकों की संख्या से और कम क्या हो जाएगा आपका, सुनो, मान लो ये घास है, घास को कौन खाया, ग्रास ओवर की संख्या घटा। उस ग्रास ओवर को कौन खा गया, फ्रॉग, फ्रॉग की संख्या घटा। उस फ्रॉग को कौन खा लिया, सांप, सांप की संख्या क्या हो गया, घटा। मतलब कि जैसे ही हम ट्रॉफिक लेवल बढ़ते आएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घटेगा कि बढ़ेगा, घट रहा है, ठीक है। यहीं पर ये क्या है, अब ये देखो इस पिरामिड का अगर हम शेप को देखें तो क्या अपराइट है ना, क्या है ऊपर की तरफ बनना है अपराइट। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है, पिरामिड ऑफ नंबर में दोनों इकोसिस्टम का जो ग्राफ होता है अपराइट बनता है। और पिरामिड ऑफ नंबर इन इन पोन्ड इकोसिस्टम, तालाब में अगर देखें तो तालाब में ये छोटे छोटे सूक्ष्म पौधों को कौन खाया, छोटे छोटे जानवर। तो इसको क्या जो प्लैंकटन, इस छोटे जानवर को कौन खाया, छोटी मछली, छोटी मछली को कौन खाया, अचानक से एक बड़ी मछली आके खा लिया। तो फिर से इसको ग्राफ में दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या बनेगा आपका अपराइट। तो पिरामिड ऑफ नंबर में दोनों ग्राफ आपको क्या बनता है, अपराइट बनता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें ए, आओ अब देखते हैं बी की बात करें तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ ट्री इकोसिस्टम। इन्वर्टेड जैसे कि देखो कैसे इन्वर्टेड बनाइए, ट्री बोलेगा तब तुमको, पॉन्ड नहीं बोला है, ना कि टेरेस्ट्रियल बोला है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, हम लोग क्या क्या लिखे हैं, यहीं पर बच्चा कन्फ्यूज जाता है। ग्रासलैंड के बारे में है तभी ये अप्लाइड है, पॉन्ड के बारे में है ये तभी अप्लाइड है। वहीं पर अगर ट्री के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा ये इन्वर्टेड। कैसे, देखो एक तो गाछ था, इस गाछ पर बहुत सारा चिड़िया था घास फूस खाने वाला है, ठीक है। इस चिड़िया के ऊपर बहुत सारा क्या रहेगा, जूही रहेगा। तो देखो घास तो एक ही तो था तो एक तो ठीक है। अब हर्बीवोर चिड़िया रहेगा, क्या एक गाछ में एक ही चिड़िया रहेगा, नहीं बहुत सारा चिड़िया रहेगा। तो इटो ग्राफ का लेवल थोड़ा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब इस चिड़िया पे क्या एक ही जुआ रहेगा, बहुत सारा जूही रहेगा। तो इसका संख्या तो और बढ़ गया ना। तो जब बढ़ाते बढ़ाते देखेंगे तो ग्राफ कैसा बन गया रे बाबू लोग, इनवर्टेड बन गया, ठीक है। उसके अलावा स्पिंडल शेप भी बनता है, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग नहीं लगाना, एक पेड़ है उस पेड़ पर बहुत सारा चिड़िया है और अचानक से एक क्या आ गया, हॉक आया और इस चिड़िया सब चिड़िया को क्या खा लिया, क्या खा लिया। तो ग्राफ का शेप देखें तो कैसा हो जाएगा स्पिंडल। हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। बायोमास मतलब टोटल वजन कितना बनता है। टेस्ट इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा आपका अपराइट होगा। सबसे ज़्यादा वजन किसका होगा बच्चा सब, प्राइमरी प्रोड्यूसर का जो बना के देता है गाछ का। उसके बाद खाने वाले का वजन बकरी का, है कि नहीं है, बकरी को खाने वाला का वजन, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर जो रहेगा उसका वजन रहेगा ड्राई वेट। तो इनवर्टेड, सुनो, पिरामिड ऑफ बायोमास में जो है पहला ग्राफ आपको क्या है अपराइट है, कहाँ पर, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कहाँ पर, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जबकि अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास कन्फ्यूजन ना है, क्या हो जाता है हमेशा इन्वर्टेड। तो सबसे कम वजन किसका होगा, फाइटोप्लैंक्टन का। इसको जो खाया उसके बाद उसका वजन बढ़ गया होगा। उसको फिर जो छोटी मछली खाया वजन, छोटी मछली का वजन बढ़ गया होगा। सबसे बड़ा मछली जो खाया सबसे बड़ा वजन किसका हो गया होगा, मछली का। तो अगर हम जो इक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पर वजन बढ़ रहा है। तो कैसा दिखेगा ग्राफ, इन्वर्टेड। जबकि अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो एक ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते जाते हैं, हमारा वजन घटता जाता है। हाँ, इसको लिख लो, हमेशा यही सवाल आता है। और इसको कर दो VBI, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, जिंदगी भर के लिए अपराइट होता है ये, ठीक है। सबको पता है क्यों नहीं होगा। देखो सनलाइट से कितना 1 लाख जूल आया, इसका 1% कौन किया, प्लांट कैप्चर, तो 1000 आया। तो ये क्या हो गया प्लांट T1 से कहाँ जाएगा T2। तो इसका 10% जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर से 100 हो जाएगा। इसका 10% जाएगा 10, इसका 10% जाएगा कितना 1। तो अगर जब हम ग्राफ बना के देखें तो ग्राफ हमको कैसा दिखता है बाबू, पीरियड ऑफ एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हमेशा ऑलवेज अपराइट होगा। क्या होगा, अपराइट। देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी आंख बंद करके टिक लगा के आ जाना अपराइट, ये पूछेगा इस साल का, ठीक है। VBI करके दो, उसको VBI कर दो।
एनर्जी का ही पिरामिड हमेशा पूछता है, ठीक है। नोट, प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट। सही, जाहिर सी बात हम लोग तो वही देखते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं है, सिर्फ 1% एनर्जी कन्वर्ट करता है। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, डू नॉट एज्यूम सब स्पीसीज बिलोंग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इतना नहीं करना है। हाँ, इसको छोड़िए देना है। आओ आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम बढ़ते जाएंगे, आप देखने का देख लेना, ठीक है, पूछेगा नहीं। आओ, इकोलॉजिकल सक्सेशन पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। हॉल्ट ने दिया था, ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया। किसी एरिया में धीरे धीरे स्पीसीज के कंपोजिशन में धीरे धीरे बदलाव आने को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन कंपोजिशन चेंजेज विद द टाइम ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट which lead to the finally a component that is near equilibrium with the environmental and it is called as climax community. This changes is orderly and sequential parallel change in physical environment. Types of succession. आओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सुनो, दुनिया जब बना था सबसे पहले जो गाछ गछली बना था रे बच्चा सब, तो उस जो सबसे पहले धरती पर आया, ग्रो किया, जो प्लांट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। सुनो, फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप ऑन बेयर एरिया। ऐसे जगह जहाँ पर दुनिया में कुछ भी नहीं था, गाछ गछली, ठीक है, प्लांट्स ट्रीज कुछ भी नहीं था, वहाँ पर सबसे पहले जो भी ग्रो किया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायनियर कम्युनिटी। जैसे कि सबसे पहले लाइकेन्स ऑन रॉक, चट्टान पर कौन ग्रो किया था, लाइकेन, तो लाइकेन आपका क्या हो गया, पायनियर कम्युनिटी। फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन इन पॉन्ड, तालाब में जब सबसे पहली बार नया तालाब खोदे और वहाँ पर जब हम पानी डालें तो उसमें सबसे पहले अगर ग्रो जो करता है आपका फाइटोप्लैंक्टन करता है, ठीक है, सूक्ष्म पौधे, और जूप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव। तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन आपका क्या हो गया बाबू, पायनियर कम्युनिटी हो गया। अब देखो, अब ये सूक्ष्म जीव और ये फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन और लाइकेंस वगैरह क्या करेगा, ग्रो करेगा अपने आप को चेंज करेगा, और ये किस स्टेज में आ जाएगा, टेस्टल या फिर सीरियल कम्युनिटी में। मिक्स्ड कम्युनिटी बिटवीन पायनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है कि नहीं, हर्ब्स आएगा, श्रब्स आएगा, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, और सबसे लास्ट में जो आपका कम्युनिटी आता है वो क्या था, आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी। लास्ट कम्युनिटी इन बायोटिक सक्सेशन विच इज स्टेबल एंड नियर इक्विलिब्रियम, जैसे कि फॉरेस्ट बनते बनते क्या हो जाएगा, जंगल बन जाएगा, ठीक है। सक्सेशन ऑफ प्लांट हम लोग देख लेते हैं, प्लांट कैसे इस धरती पर सक्सेस किया अपने आप को, मतलब कहाँ से कहाँ तक बदलाव किया। तो जेरार्क सक्सेशन, जेरार्क सक्सेशन मतलब क्या है, प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक, चट्टान पर जब कोई अपने आप को सर्वाइव करा करके, जिंदा बना करके, मान लो सबसे पहले मान लो प्लांट आपका अगर चट्टान पे ग्रो किया तो कहाँ बोलोगे, जेरार्क सक्सेशन। तो चट्टान में ग्रो करते करते उसको सराते गलाते क्या कर देगा बाबू, हमको बताओ तो, उसको सराते गलाते क्या कर देगा, मिट्टी बना देगा, ठीक। हाँ, ध्यान से देखो, तो दिस सक्सेशन फाइनली प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मैजिक कंडीशन, ठीक है। पायनियर कम्युनिटी में क्या होगा, पायनियर कम्युनिटी कहाँ गए रहे, हाँ, जिराक कंडीशन सबसे पहले तो बोलना कहाँ पर होता है, रॉक पर बोलते हैं होता है। अगर सक्सेशन चट्टान पर होता है जिराक सक्सेशन, दिस सक्सेशन फाइनली प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मैजिक कंडीशन। तो पायनियर कम्युनिटी क्या होगा, चट्टान पर लाइकेन ग्रो क्या होगा, सबसे पहले मिट्टी बना होगा। दिस एक्सलेटेड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, एंड मेक्स द हैबिटेट मोर स्टेबल। नेक्स्ट स्टेज ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन कम्युनिटी, ठीक है, दिस काउज मोर फ्रेगमेंटेशन रॉक, मोर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। और फाइनली क्या दें, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, टी फॉर्मिंग स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, दिस आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे कि लाइकेन ग्रो क्या होगा, ब्रायोफाइलम, हर्ब्स, श्रब्स और फॉरेस्ट, सब जगह वही दिखेगा। हाइड्राक सक्सेशन मतलब क्या है, जब पानी पर कोई सक्सेस कर रहा है, सक्सेशन इन एक्वाटिक, ठीक है, लाइक फ्लेक्सली फॉर्मेड पॉन्ड, दिस सक्सेशन फाइनली प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन। सबसे पहले कौन ग्रो करेगा, फाइटोप्लैंक्टन, जैसे इसको क्या बोलेंगे, पायनियर कम्युनिटी सबसे पहले। सबमर्ज फ्री प्लांट स्टेज, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, रेड स्वैम्प स्टेज, मार्स विंडो स्टेज, स्क्रब स्टेज, और फाइनली क्या बन जाएगा, फ्रॉक्स फॉरेस्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। हो गया इस प्रकार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आपको अब इसे रिवाइज करना है तेज़ी से, ताकि आपको चीज़ें नया से नया फिर से याद हो जाए। जहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है हम उसको बता रहे हैं, बार बार फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपका इकोसिस्टम भी आ गया है, और इम्पोर्टेंट बात है कि आपका अभी लास्ट चैप्टर जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अभी आ रहा है, आपको देख लेना है स्पीड में। और आज ही आपका क्या आ जाएगा, वो बायोटेक भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शाम को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आउट करेंगे सब्जेक्टिव का, मतलब जो बोलेंगे वही आने वाला है, सिर्फ 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे शाम को, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जल्दी से जाके देख लो, ओके, बाय।